दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। ये लाइंस हम सब ने अपने स्कूल में जरूर सुनी है। आइए जानते हैं इन लाइंस का असली एग्जाम्पल। 1971 में भारत से बुरी तरह हारने के बाद भी पाकिस्तान ने सबक नहीं सीखा और 1999 में फिर से हमारे वीर जवानों को ललकारने की हिम्मत की। बदले में भारतीय सेना ने ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि इतिहास में वीरता और पराक्रम का एक नया अध्याय लिखा गया। क्या किया था पाकिस्तान ने और कैसे उनकी सेना को हमारे जवानों ने घुटने के बल चलने पर मजबूर किया, जानने के लिए ये वीडियो अंत तक जरूर देखिए। ये वीडियो है भारतीय सेना के शौर्य और पराक्रम की अनोखी कहानी के बारे में। 2 मई 1999 कारगिल के पास गारकोन गांव में एक तासी नामयाल नाम का चरवाहा रोज की तरह उठा और पाया कि उसकी पाली हुई याक गायब है। तब तासी अपने याक को खोजते हुए पहाड़ों की तरफ पहुंचा। तासी ने उस दिन 6 लोगों को पत्थर तोड़ते और बर्फ साफ करते हुए देखा। याक को ढूंढते हुए तासी ने अपने दूरबीन से स्कैन किया और वो देखता है उन 6 लोगों को जिनके पास हथियार थे और दुश्मन सेना की वर्दी। हड़बड़ाते हुए वो अपने गांव वापस पहुंचा, जहां पंजाब रेजिमेंट के सैनिक तैनात थे और एक कमांडर को पूरी बात सुनाई। तब 20 से 25 सेना के जवानों को तासी के साथ जांच के लिए भेजा गया और दुश्मन की घुसपैठ का पहली बार पैमाना देखा गया। यही वो शुरुआत थी जिसे अब हम कारगिल युद्ध के नाम से जानते हैं। इस घटना के सिर्फ 8 दिन बाद कारगिल युद्ध शुरू हो गया। 4th जाट रेजिमेंट सबसे पहले जवाब देते हुए उन्होंने एक सर्च पार्टी भेजी। 4 मई 1999 कारगिल डिस्ट्रिक्ट पेट्रोल पार्टी के जवान लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया, सिपाही अर्जुन राम, सिपाही भंवर लाल बगरिया, सिपाही बीका राम, सिपाही मूल राम और सिपाही नरेश सिंह अपने कमांडिंग ऑफिसर के सामने पहुंचकर सावधान हुए और कमांडिंग ऑफिसर के ऑर्डर पर लेफ्टिनेंट सौरभ कालिया अपने साथियों के साथ एलओसी पर रवाना हो गए, जहां से फिर कभी वो वापस नहीं आए। लेफ्टिनेंट कालिया हमेशा के लिए चले गए। सिर्फ 23 साल की उम्र में जिंदगी उनसे बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाली थी और यही वो पहला घाव था जिसने उम्मीद से ज्यादा पाकिस्तानी घुसपैठिए होने की संभावना जताई। लेफ्टिनेंट कालिया या उनके साथियों में से किसी भी सिपाही से किसी प्रकार का संपर्क और बेस कैंप पर रिपोर्ट किए हुए 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त हो चुका था। सीओ साहब जमीनी हकीकत समझ रहे थे, इसीलिए उन्होंने एक नई पार्टी तैयार की जिसका नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन अमित भारद्वाज, जिनका ऑब्जेक्टिव था सौरभ कालिया और उनकी पलटन को खोजकर सही सलामत वापस लाना, बजरंग पोस्ट पर अपना कब्जा बनाए रखना और ये पता लगाना कि असल में कितने घुसपैठिए एलओसी पार कर हिंदुस्तानी सीमा के अंदर घुस चुके हैं। कैप्टन अमित भारद्वाज अपने कमांडिंग ऑफिसर का ऑर्डर लेकर अपने 30 जवानों के साथ आगे बढ़े और बजरंग पोस्ट पर पहुंचकर उन्होंने महसूस किया कि दुश्मनों की संख्या उनके अनुमान से काफी ज्यादा थी। एक कदम और उनकी पूरी बटालियन खतरे में पड़ सकती है। ये जानते हुए भी कैप्टन अमित ने निस्वार्थ फैसला लिया। कैप्टन ने अपने सिपाहियों को पीछे हटने और मदद के लिए बेस कैंप पर रिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया। सैनिकों को पीछे हटाते समय फ्रंट लाइन पर कैप्टन ने अपने जवानों को कवर फायर दिया, जिससे दुश्मनों को मजबूरन फ्रंट लाइन पर उनका सामना करना पड़ा, जिससे हुआ ये कि उनके सैनिक सुरक्षित रूप से अपने बेस कैंप तक पहुंच सके। इस पूरे इनकाउंटर में कैप्टन अमित ने कम से कम 10 से अधिक घुसपैठियों को अकेले मार गिराया। उनके साथ एक सिपाही हवलदार राजीव सिंह भी थे। दोनों गोलाबारी के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए और उसके बाद में उनके जख्म उनकी जान ले गए। लौटे हुए सिपाहियों ने चोटी का हाल बताया कि अंधाधुंध गोलाबारी हो रही है,
कौन कहां से अटैक कर रहा है ये समझ नहीं आ रहा और हर जगह हर पीक पर हमारे हर बंकर पर पाकिस्तानी घुसपैठिए कब्जा कर चुके हैं। हमारी ही डिफेंस पोस्ट को उनकी जागीर बनाकर हम पर गोलियां चला रहे हैं और ये आसान भी है क्योंकि वो चोटी पर हैं और हम नीचे। युद्ध के अंत तक कैप्टन अमित का शव नहीं निकाला जा सका। 13 जुलाई 1999 को उनकी शहादत के लगभग 57 दिन बाद उनका शरीर बरामद किया गया। अब खबर पक्की थी कि ये घुसपैठिए 8 या 10 नहीं बल्कि हजारों में हैं, जिसके बाद 4th जाट रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर ने तुरंत हेडक्वार्टर से संपर्क करना सही समझा और बताया कि सर पिछले 2 हफ्ते से हम अपने 2 पेट्रोलिंग ऑफिसर से कोई संपर्क नहीं कर पा रहे, उनकी कोई खबर नहीं है और डिफेंस पोस्ट पर बंकर की भी कोई रिपोर्ट नहीं मिल पा रही है, जो कि चिंता का विषय है। जिस पर हेडक्वार्टर से जवाब आया कि मेरे ऑर्डर का इंतजार करिए और अब कोई सर्च पार्टी मत भेजिए, मैं हाई कमांड से बात करके आपको बताता हूँ। अब मैं आपको कारगिल से थोड़ा पीछे ले जाती हूँ। लगभग 3 महीने पहले जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पाकिस्तान के लाहौर में एक मंच पर खड़े होकर बुलंद आवाज में स्पष्ट और सरल संदेश दिया था, जो पूरी दुनिया तक साफ साफ पहुंचा था। 20 फरवरी 1999 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब उस वक्त के मौजूदा प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का मान रखते हुए दोनों मुल्कों के बीच अमन और भाईचारा स्थापित करने लाहौर पहुंचे। पहली बार दिल्ली से लाहौर बस सर्विस शुरू की गई। इसी दिन दोनों देश के प्रधानमंत्रियों के द्वारा दिए गए निर्देशों अनुसार पाकिस्तान और भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने 21 फरवरी 1999 को MOU यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन किए, जिसमें दोनों देशों के बीच शांति और सुरक्षा के माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उपायों की पहचान की गई। दोनों प्रधानमंत्रियों ने लाहौर डिक्लेरेशन पर साइन किया। न्यूक्लियर पावर रखने वाले 2 देश जब एक दूसरे के साथ अविश्वसनीय हद तक ताल्लुकात बेहतर करते हुए नजर आ रहे थे, उसी वक्त पाकिस्तानी सेना का एक जनरल परवेज मुशर्रफ इन सबसे दूर रहकर अपने आर्मी हेडक्वार्टर में कुछ सैनिकों के साथ कारगिल का षड्यंत्र रच रहा था। लाहौर डिक्लेरेशन के 3 महीने बाद जनरल परवेज मुशर्रफ का प्लान ऑपरेशन बद्र शुरू होने जा रहा था, जिसकी खबर ना तो भारत को थी ना ही पाकिस्तान। घुसपैठ की योजना पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अजीज के दिमाग की उपज थी। उन्होंने बिना किसी स्पेसिफिक डिटेल को शेयर किए बगैर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मंजूरी प्राप्त की। घुसपैठ को अंजाम देने का पाकिस्तानी सेना का उद्देश्य स्पष्ट था। LOC के भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ की बड़े अंतराल के क्षेत्र में मौजूदा बंकरों पर बेबुनियादी कब्जा। असल में ठंड के मौसम में दोनों तरफ के सैनिक अपनी अपनी चौकियां छोड़कर पीछे हट जाते हैं, क्योंकि -40 और -50 की ठंड में इंसान का रहना मुश्किल है। ये एक तरह की अनकही समझदारी थी दोनों देशों की सेना के बीच कि इस बात का फायदा ना हम उठाएंगे ना वो, और फिर गर्मी के मौसम में दोनों तरफ की सेना अपनी अपनी जगह पर लौट जाएगी हर बार की तरह। लेकिन इस बार पाकिस्तानी सेना ने विश्वासघात किया। सर्दी की आड़ में पाकिस्तानी कई किलोमीटर अंदर घुस आए, हमारे बंकर हमारी जमीन पर चोरी छुपे कब्जा किया। इस ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य कश्मीर के मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने में मदद करना था, जिसके लिए कुछ समय से ग्लोबल अटेंशन आकर्षित किया जा रहा था। पाकिस्तानी आर्मी ने चालाकी से अपने मेन ग्रुप को कई छोटे छोटे सब ग्रुप में बांटा और उसमें ज्यादातर पाकिस्तानी जवान थे। उनके मुख्य ग्रुप से बढ़कर एक सब ग्रुप में कम से कम 30 से 40 घुसपैठिए एक साथ LOC को पार करते थे और ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा बनाकर अपने आने वाले मिशन को अंजाम देने का इंतजार करते थे।
पाकिस्तानी सेना इस उम्मीद में थी कि कश्मीर में एक अपर और स्ट्रांग हैंड स्थापित कर सके और इंडियन सब कॉन्टिनेंट को युद्ध में उलझाकर न्यूक्लियर वार की धमकी या आशंका बढ़ाते रहे। मेजर जनरल ने ये सारी खबर सरकार तक पहुंचाई, जिसके बाद ऑपरेशन विजय की शुरुआत होती है। दिल्ली से ऑर्डर साफ था, चाहे कुछ भी हो जाए इंडियन आर्मी LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके लड़ाई नहीं करेगी। अब ये लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं थी, अब ये लड़ाई थी दो देशों के बीच जिनका इतिहास खून के लाल रंग से सना हुआ है। मगर अब जवाब देना था, और जवाब इस बार केवल थल सेना नहीं बल्कि वायुसेना भी दे रही थी। वायुसेना के ऑर्डर भी साफ थे कि वो पाकिस्तान के वायु क्षेत्र में एंट्री नहीं करेंगे जो LOC के उस पार हो। 1999 में भारतीय सेना का ऑपरेशन विजय आसान नहीं था, क्योंकि घुसपैठिए ऊपर ऊंचाई पर बैठे थे जहां तक निशाना लगाना मुश्किल था, और पहाड़ की चढ़ाई करते हुए जाना मतलब खुद के लिए गोलियों का स्वागत करना। क्योंकि वो ठीक ऊंचाई पर बैठे थे, वो निशाना लगा सकते थे, मगर भारतीय सैनिकों को पहाड़ पर चढ़ाई करते हुए खुद को बचाते हुए दुश्मनों को निशाना बनाते हुए उनके संग्रह और बंकर को तबाह करना था, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल था। जिसके बाद एंट्री होती है भारतीय एयरफोर्स की। हजारों गोले, बम और रॉकेट लॉन्चर से हमलों का नेतृत्व 100 से अधिक आर्टिलरी गन मोटार और रॉकेट लॉन्चर से लगातार आग के हमले से हुआ था। एयर बटालियन जितने बंकर को निशाना बना सके उन्होंने बनाया और दुश्मन के सभी दिखाई देने वाले संगर और बंकर को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के तरफ से उनका एक मिसाइल हमारे एक विमान पर लगा। उसके बाद जो हुआ उसने कारगिल वार को एक अंतर्राष्ट्रीय मोड़ दे दिया। 26 मई 1999 को फ्लाइट लेफ्टिनेंट के नचिकेत राव 26 साल के एक सर्विंग ऑफिसर थे जो वार क्षेत्र में अपना काम कर रहे थे। नचिकेत को घातक 80 mm रॉकेट के साथ 17,000 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर दुश्मन के ठिकाने को खत्म करने का काम सौंपा गया था। 27 मई 1999 को नचिकेत अपने MiG-27 विमान से दुश्मनों पर लगातार हमले कर रहे थे, लेकिन इसी बीच इनके विमान का इंजन फेल हो गया। तभी दुश्मन की एक मिसाइल उनके विमान पर दागी गई, जिससे उनका विमान पाकिस्तान के इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो सुरक्षित रूप से बाहर निकले, लेकिन दुश्मन के इलाके में जमीन पर उतरते ही नचिकेत को पाकिस्तानी सैनिकों ने पकड़ लिया और उन्हें खूब मारा। उसके बाद रावलपिंडी के एक जेल में डाल दिया गया। नचिकेत को 8 दिन तक पाकिस्तानी सेना की हिरासत में रखा गया, जहां उन्हें टॉर्चर किया जाता था और उनसे कई प्रकार की जानकारी निकलवाने की कोशिश की जा रही थी, जैसे कि इंडियन आर्मी का प्लान, उनकी स्ट्रेटजी। मगर नचिकेत ने उनके किसी भी टॉर्चर या जबरदस्ती के बावजूद एक भी जवाब पाकिस्तानी ऑफिसर को नहीं दिया। 3 जून 1999 को अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कई कूटनीतिक प्रयासों के बाद नचिकेत भारत लौटे और अपने परिवार से मिले। भारत का वीर सपूत घर लौट आया था। जख्मी था, लेकिन सर गर्व से ऊंचा उठा हुआ, अपने कर्म की परिभाषा देते हुए। ऑपरेशन विजय में केवल हवाई कार्यवाही से लगभग 700 घुसपैठिए मारे गए थे। ये योगदान था कारगिल वार में भारतीय वायुसेना का। के नचिकेता के पकड़े जाने के बाद अलग अलग टेरिटरी के मेजर जनरल अपने ब्रिगेडियर और ब्रिगेडियर के द्वारा अपने लेफ्टिनेंट कर्नल और कर्नल कमांडिंग ऑफिसर तक अपने बटालियन के मिशन, ऑब्जेक्टिव और आगे बढ़ने की डिटेल को हर एक सिपाही तक पहुंचा रहे थे। बात साफ थी कि पाकिस्तान और भारत जंग करने वाले थे, जिसे भारत के प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था, और इन सारी बटालियन को मिलजुल कर कुछ पॉइंट को कैप्चर करना था, जो ये तय करेगा कि हिंदुस्तान का नेशनल हाईवे नंबर 1 यानी कि हिंदुस्तान की गर्दन, जो कश्मीर को लद्दाख से जोड़ती है और सियाचिन को हिंदुस्तान से, वो खतरे से बाहर हो।
कमांडिंग ऑफिसर ललित रॉय के चार्ज में कैप्टन मनोज पांडे की लीडरशिप के अंदर गुरखा बटालियन ने यालदोल विलेज को कैप्चर करके अपना बेस कैंप बनाया। ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह का ऑर्डर आया कि गुरखा बटालियन की कंपनी 3 पंजा बटालियन और 16 ग्रेनेडियर की मदद करेगी कुकरथांग पोस्ट को कैप्चर करने के लिए। कैप्टन मनोज पांडे अपनी कंपनी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़े। आगे जाते ही उन्हें अपने सेना के कुछ जवान शहीद मिले। वो समझ चुके थे कि दुश्मन आसपास ही हैं। एकाएक गोलाबारी शुरू हो गई। काफी जवानों को गोली लगी, किसी को कंधे पर, किसी को पैर पर, किसी को माथे पर। मनोज पांडे ने सभी को विश्राम करने के ऑर्डर दिए और कहा कोई गोली नहीं चलाएगा, हम रात आने का इंतजार करेंगे और तभी आगे बढ़ेंगे जब चाँद बादलों के बीच छुपेगा और जमीन पर कोई रोशनी नहीं होगी, ताकि वो दुश्मन की नजर से बच सके। चाँद के छुपने के बाद गोरखा कंपनी कैप्टन मनोज पांडे की लीड लेकर आगे बढ़ी। कुछ दूर पहुंचने पर पाकिस्तानियों की नजर हमारे सैनिकों पर पड़ी और उन्होंने जवाब में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस तरफ से गोरखा कंपनी फायर झेलते हुए भागे जा रही थी, दौड़े जा रही थी, चट्टान की चढ़ाई कर रही थी और जवाबी फायर देते हुए आगे बढ़ रही थी। कई हिंदुस्तानी सिपाही घायल हुए, कई शहीद हुए, लेकिन कैप्टन मनोज पांडे और उनकी पलटन के कदम अंत तक नहीं रुके। अंत में कैप्टन मनोज पांडे ने कुकरथांग पोस्ट को जीतते हुए ऑपरेशन विजय की जीत की पहली शुरुआत की। कुकरथांग पोस्ट पर अब हिंदुस्तानी सेना का कब्जा था। 17 जाट रेजिमेंट का टारगेट था .4540। जिस रास्ते से पाकिस्तानी घुसपैठिए घाटी में आए थे, अब वो रास्ता उन्हें जीतकर भारत के कब्जे में लेना था, ताकि पाकिस्तानी और घुसपैठ ना कर सके। कर्नल बाबा की कमांड में मेजर पूर्णिया को ऑर्डर मिले बी कंपनी को लेकर .4540 पर अटैक करने के। मेजर दीपक रामपाल और कैप्टन अनुज नायर 3 JCO और 60 जवानों के साथ आगे बढ़े। .5930 और 4830 के बीच अब अचानक चलते चलते उन्हें मिले पाकिस्तानी आर्मी के मोटार पोजीशन। एकाएक 17 जाट रेजिमेंट के सैनिकों ने फायरिंग शुरू कर दी। कैप्टन अनुज कंपनी के एक हिस्से को एक तरफ से ऊंचाई पर ले जा रहे थे और मेजर रामपाल दूसरे हिस्से से। दोनों तरफ से पीक को कैप्चर करने के बाद, पाकिस्तानी सैनिकों को मारने के बाद अंत में इन पीक पर 17 जाट रेजिमेंट ने अपना कब्जा बना लिया, लेकिन इस दौरान कई जवान शहीद हो गए। अब बारी थी 18 ग्रेनेडियर की। बर्बाद बंकर के रास्ते रात के अंधेरे में 18 ग्रेनेडियर की बटालियन पहाड़ की चढ़ाई करने लगी। मेजर राजेश अधिकारी और उनके जवान टोला लिंग पर कब्जा करने को तैयार थे। कोहरे में देख पाना मुश्किल हो रहा था। मेजर अधिकारी ने अपने पूरे बटालियन को विश्राम करने का ऑर्डर दिया और कवर पोजीशन लेकर फायरिंग रोकने को कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद एक भयंकर धमाका पाकिस्तान के सैनिकों की तरफ से आ गिरा। अचानक गोलाबारी शुरू हो गई, जिसमें कई भारतीय जवान शहीद हो गए, क्योंकि जिस पोजीशन पर दुश्मन बैठा था वहां से 18 ग्रेनेडियर के जवान उनकी आंखों के सामने थे और दुश्मन बैठे बैठे हमारे सैनिकों पर आराम से निशाना लगा रहे थे। मेजर राजेश अधिकारी अपने और जवान नहीं खोना चाहते थे। अपने सारे जवानों को उन्होंने कवर लेने का ऑर्डर दिया और वो आगे बढ़े। अपनी बंदूक को लेकर फायरिंग करते हुए पीक के एक साइड से हाथ में ग्रेनेड लेकर उन्होंने बंकर पर दे मारा। वो जैसे ही आगे बढ़ रहे थे, एक घायल पाकिस्तानी ने राजेश अधिकारी पर गोली चला दी, जिससे राजेश अधिकारी पाकिस्तानी बंकर के पास गिर पड़े। उसके बाद अपने गंभीर जख्मों से लड़ते हुए शहीद हो गए। लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन अब एक नई टुकड़ी लेकर अपनी 18 ग्रेनेडियर की मदद के लिए जाने वाले थे। विश्वनाथन जी का पहला ऑब्जेक्टिव पीक पर जाने के बाद यही था कि मेजर राजेश अधिकारी की बॉडी को वापस लाना था।
3 बार हद से ज्यादा कोशिश करने के बाद भी वो मेजर राजेश अधिकारी की बॉडी तक नहीं पहुंच पाए। गोली के बारूद से निकले हुए जख्म के दर्द ने अचानक उनके पैर को जकड़ लिया और वो वहीं बैठ गए। इसके बाद भी टोलो लिंग पीक पर पाकिस्तानी सैनिकों की तरफ से फायरिंग जारी थी। कर्नल विश्वनाथन आखिरी समय में अपने परिवार से बात करना चाहते थे, जो उन्हें नसीब नहीं हुआ। टोलो लिंग की पीक पर लेफ्टिनेंट कर्नल विश्वनाथन शहीद हो गए। 18 ग्रेनेडियर के लिए ये दूसरा बड़ा झटका था, वो भी सिर्फ एक रात में। 2 राजपुताना राइफल कर्नल रविंद्रनाथ की कमांड में अब टोलो लिंग को कैप्चर करने वाली थी। उन्होंने पीक को कैप्चर करने का एक ही बचा हुआ रास्ता चुना, जो कि बिल्कुल सीधी पहाड़ी थी। मुश्किल था लेकिन एक मजबूत कबर। टोलो लिंग पीक पर कर्नल रविंद्रनाथ की 2 राजपुताना राइफल आगे बढ़ रही थी। राजा रामचंद्र की जय के नारे के साथ 2 राजपुताना राइफल आगे बढ़ रही थी और फाइनली 18 ग्रेनेडियर की बची हुई कंपनी के साथ 2 राजपुताना राइफल ने टोलो लिंग टॉप के एक हिस्से पर अपना कब्जा कायम किया। इसी बीच मेजर विवेक शहीद हो गए। दूसरी तरफ लेफ्टिनेंट बलवान मेजर राजेश अधिकारी की बॉडी के पास पहुंच गए। बहुत सारी मेहनत और बलिदानों के बाद ये जीत 2 राजपुताना राइफल के हिस्से में आई। टोलो लिंग वापस से इंडियन आर्मी ने हासिल किया और अब NH-1 पूरी तरह से सुरक्षित था। मेजर विवेक, कैप्टन मीमो, मेजर पदामपनी आचार्य और कैप्टन विजयंत थापर, इन सभी की शहादत के कारण ही 2 राजपुताना राइफल्स ने टोलो लिंग को कैप्चर किया और भारत का झंडा फहराया। दुर्गा माता की जय, ये नारा था 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल, जिसके कमांडिंग ऑफिसर थे कैप्टन जो यानी कि कैप्टन जोशी, और जिसमें मौजूद थे शेर शाह यानी कि कैप्टन विक्रम बत्रा। 13 J&K का पहला ऑब्जेक्टिव था रॉकी नॉक को कैप्चर करना। विक्रम बत्रा और उनके साथी संग्राम, ब्रेवो और डेल्टा कंपनी को लीड करते हुए बेस कैंप से अल्फा और चार्ली कंपनी को फायर सपोर्ट दे रहे थे। रॉकी नॉक पर चढ़ाई करते हुए तेजी से गोलाबारी शुरू हो गई, मगर इस बार भारतीय सेना तैयार थी। फायर बेस से हैवी फायरिंग की जा रही थी, जिससे पाकिस्तानियों को दिक्कत हो रही थी, जिसके चलते हिंदुस्तानियों ने बड़ी फुर्ती और चालाकी से पहाड़ की ऊंचाई को कवर किया और जाकर दोनों बंकर नष्ट कर दिए। मगर इसमें मेजर अजय जसलोटिया शहीद हो गए। रॉकी नॉक तो अब 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का था, लेकिन मेजर अजय के जाने का गम सबको था। अब उनका बदला लेना था संग्राम और शेर शाह को। उन्हें पॉइंट 5140 का खतरनाक लक्ष्य सौंपा गया। संग्राम बी कंपनी को लीड करते हुए आगे बढ़े और शेर शाह डी कंपनी को। पॉइंट 5140 वो जगह थी जहां सिर्फ चढ़ाई थी। शेर शाह एक तरफ से अपनी कंपनी को लेकर आगे बढ़े और दूसरी तरफ से आगे बढ़े संग्राम। देखते ही देखते रात में आकाश चमक उठा। रॉकेट और ग्रेनेड के धमाके से हैवी फायरिंग शुरू हो गई थी। बंकर से लगातार हैवी फायरिंग आ रही थी, इतनी हैवी कि पहाड़ पर चढ़ाई करना एक टास्क था और गोलियों से बचना दूसरा। 13 जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से हैवी रॉकेट लॉन्चर लॉन्च किए गए ताकि दूर से बैठकर दुश्मनों के बंकर पर निशाना लगाया जा सके। आखिरकार काफी मेहनत के बाद दोनों कंपनी अपने लक्ष्य में सफल रही। लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा के इस कारनामे ने पूरे देश का सीना चौड़ा कर दिया। ये एक जवान लेफ्टिनेंट थे जिन्होंने अपनी कंपनी को लेकर पॉइंट 5140 कैप्चर किया, वो भी बिना किसी कैजुअलिटी के। इनके इस अचीवमेंट को देखते हुए जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ने इन्हें लेफ्टिनेंट से कैप्टन विक्रम बत्रा में प्रमोट किया। ऑपरेशन विजय अपने कामयाब अंत की तरफ बढ़ चला था। 18 ग्रेनेडियर को एक बार फिर मौका मिलता है देश सेवा का। एक तरफ 18 ग्रेनेडियर की ये बटालियन, दूसरी तरफ 17 जाट रेजिमेंट युद्ध की तरफ बढ़ रही थी और टारगेट था पिंपरी कॉम्प्लेक्स, समुद्र तट से 15,990 फीट की ऊंचाई पर।
18 ग्रेनेडियर टाइगर हिल पर पहुंच गए थे, जिसके बाद बफर गन की हाई लेवल सेलिंग शुरू हो गई। ऊपर चोटी पर बैठे हुए पाकिस्तानी जान गए थे कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, ये हिंदुस्तानी अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे और अगर वो टाइगर हिल छोड़कर एलओसी के अपनी तरफ ना भागे तो अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। लेफ्टिनेंट बलवान और उनके जवान ने बंकरों को तहस नहस कर दिया। कई पाकिस्तानी घुसपैठिए मर चुके थे। 4 जुलाई 1999 की सुबह बंकर ऊंचाई पर जमे हुए थे, बर्फ से ढके। दूसरी तरफ से योगेंद्र सिंह यादव ने खुद की इच्छा से हमले का नेतृत्व किया। रेजिमेंट को संभालते वो रस्सी के सहारे ऊपर चढ़ाई करने लगे, जिससे ऊपर पहुंचकर हमला हो सके। आधे रास्ते में पाकिस्तानी मशीन गन और रॉकेट की आग दुश्मन के बंकर से इन चढ़ाई करते हुए सैनिकों की ओर आती है, जिसमें कमांडर और 2 अन्य सिपाही मारे गए। खुद योगेंद्र सिंह यादव को कमर और कंधे में कई गोलियां लगी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने बचे हुए 60 फीट 18 मीटर ऊपर पहुंचने का जिम्मा उठाया और वो पहुंचे भी। घायल थे फिर भी रेंगते हुए पहले बंकर में गए और एक ग्रेनेड फेंका, जिसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक एक साथ मारे गए। इसके बाद बाकी की 18 ग्रेनेडियर आई और पाकिस्तानियों को अचंभे में लाकर सीधा गोलियां उनके माथे पर मारी। इसके बाद यादव ने अपने 2 साथी सैनिकों के साथ दूसरे बंकर को चार्ज किया और आमने सामने की लड़ाई में लग गए। टाइगर हिल टॉप पर तकरीबन 3 से 4 बंकर को तहस नहस कर दिया। यादव जी को लगभग 15 गोलियां लगी थी। टाइगर हिल पर 18 ग्रेनेडियर ने कब्जा किया, जिसमें योगेंद्र सिंह यादव का बहुत बड़ा हाथ था। इसीलिए उन्हें भारतीय सेना का सबसे ऊंचा सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। सिर्फ 19 साल की उम्र में इस परम वीरता के सम्मान को पाने वाले ये आज तक के उम्र में सबसे छोटे सिपाही हैं। यादव जी पहाड़ की चोटी से खुद के शरीर को नीचे ढकेलते हुए बेस लैंड पे आ रुके, जिसके बाद इन्हें मेडिकल कैंप में ले जाया गया। लेफ्टिनेंट बलवान 18 ग्रेनेडियर की कमान संभाले हुए 8 सिखों के साथ टाइगर हिल पर फाइनल वार करते हैं, जिसके बाद 18 ग्रेनेडियर ने टाइगर हिल पर भारत का झंडा फहराया। दूसरी ओर 6 जुलाई 1999 रात में 17 जाट रेजिमेंट पिंपरी कॉम्प्लेक्स पर गूंज कर बैठी और यूनिट के कैप्टन अनुज नायर जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। जैसे ही पहली गोली की आवाज आई, वैसे ही दोनों तरफ से भयंकर गोलाबारी होने लगी। जवान शहीद हो रहे थे और जख्मी जवानों को दूसरे जवान बेस कैंप पर पहुंचा रहे थे। एक तरफ मेजर दीपक रामपाल संभाल रहे थे और दूसरी तरफ अनुज नायर कप्तान की तरह अपने जवानों को आगे लेकर बढ़ रहे थे। उनके हर जवान की जिम्मेदारी उनके सर पर थी। पिंपरी कॉम्प्लेक्स पर पाकिस्तानियों की छुट्टी कर रही थी हिंदुस्तानी फौज। कैप्टन अनुज नायर दुश्मन के पहले ठिकाने की ओर बढ़े और हथगोले दाग कर उनको तबाह किया। कैप्टन अनुज नायर ने अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा की परवाह किए बिना अपने जवानों को प्रेरित किया और दुश्मन के 2 और बंकर पर कब्जा किया। चौथा बंकर साफ करते समय एक दुश्मन ने सीधे अनुज के सर पर गोली मारी, जिससे वो वहीं शहीद हो गए। कैप्टन नायर के 17 जाट रेजिमेंट में 11 भारतीय जवान शहीद हुए। कैप्टन अनुज नायर को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। गले लगाना यारो, ना जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। तुमको बहुत आगे जाना है, हिम्मत नहीं हारना, क्योंकि जीत हमारी ही होगी। या तो तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपटा हुआ, लेकिन आऊंगा जरूर। ये शब्द थे कैप्टन विक्रम बत्रा के उनके शहीद होने से पहले। 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ने अपने आखिरी लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू किया। पॉइंट 4875 कारगिल की भूमि पर इतिहास लिखा जाने वाला था। इसकी कमान थी कैप्टन विक्रम बत्रा के हाथों में। कर्नल जो के आशीर्वाद के साथ 13 जम्मू एंड कश्मीर पॉइंट 4875 की चढ़ाई करने लगी।
.4875 पर दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी। भयंकर लड़ाई के दौरान विक्रम बत्रा ने दुश्मनों को खत्म करने के लिए जवानों का नेतृत्व किया और पीक पर कब्जा करने में सफल रहे। हमले का नेतृत्व करते समय वो दुश्मन की गोली की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद भी वो दुश्मन की ओर रेंगते रहे और खुद की परवाह किए बिना दुश्मन के बंकर पोजीशन को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया और उनकी तरफ फेंका। सामने से नेतृत्व करते हुए उन्होंने अपने सिपाहियों का मनोबल बढ़ाया। एक सिपाही के पांव के पास हैंड ग्रेनेड आकर फटा था। उन्होंने उस बंकर की तरफ भागकर अपने साथी सिपाही को बचाया। इसके लगभग आधे घंटे बाद विक्रम बत्रा शहीद हो गए। उनकी बची हुई बटालियन ने पाकिस्तानियों को मार गिराया। कुछ जो एलओसी की तरफ भाग रहे थे उन्हें भी निशाना बनाया, लेकिन भारतीय सेना ने कभी भी एलओसी को क्रॉस नहीं किया। .4875 अब 13 जम्मू एंड कश्मीर के कब्जे में था। इसमें बहुत बड़ा योगदान कैप्टन विक्रम बत्रा का था। इन्हें भी इनकी बहादुरी, दिलेरी और लीडरशिप की वजह से परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। जिस टॉप को इन्होंने एक्वायर किया, ये टॉप आज इन्हीं के नाम पर रखा गया है, बत्रा टॉप। कैप्टन मनोज पांडे 1/11 गोरखा रेजिमेंट, जिनका फाइनल ऑब्जेक्टिव था खालूबार सेक्टर को एक्वायर करना। 1/11 GR कंपनी खालूबार टॉप की चढ़ाई के लिए आगे बढ़ रही थी। कर्नल ललित रॉय को खालूबार टॉप पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई थी। कैप्टन मनोज पांडे एक प्लेटून की कमान संभाल रहे थे। जब मनोज पांडे और उनके जवान कुछ दूर पर थे, तभी पाकिस्तानियों ने हाई लेवल फायरिंग शुरू कर दी। भारतीय सैनिकों ने इसका सामना किया और काफी हद तक इसे रोकने में भी कामयाब हुए। साहस का परिचय देते हुए कैप्टन मनोज अपने सैनिकों से आगे निकले और दुश्मनों पर गोलियों की बौछार कर जय मां काली आयो गुरखाली का नारा अपने सभी जवानों के साथ लगाया। उन्होंने बंदूक के साथ अपनी खुखरी भी निकाल ली, जिससे वो दुश्मन का गला काट सके। पहले बंकर पर हमला करते हुए कैप्टन मनोज पांडे ने 2 पाकिस्तानियों को हाथ से मार डाला और दूसरे बंकर को खत्म करने के लिए आगे बढ़े, जिसे उन्होंने हैंड ग्रेनेड से नष्ट कर दिया। इसी बीच अंधाधुंध फायरिंग के दौरान पत्थरों की आड़ में छुपते छुपाते मनोज पांडे आगे बढ़ते रहे। पाकिस्तानी सैनिकों ने हमला किया और गोरखा रेजिमेंट अपनी खुखरी के साथ उन पर झपट पड़ी। कैप्टन मनोज पांडे घायल होने के बावजूद निडर होकर चौथे बंकर पर हमला करने का नेतृत्व करते हुए आगे बढ़े और एक ग्रेनेड से उसको भी खत्म कर दिया। कैप्टन मनोज पांडे के सीने पर एक गन का फायर आ गिरा और अपने जख्मों से लड़ते हुए कैप्टन मनोज पांडे भी शहीद हो गए, मगर उनकी वजह से कंपनियों को खालूबार टॉप पर कब्जा जमाने का रास्ता साफ मिला। अंत में खालूबार टॉप पर भी तिरंगा फहराया गया। ऑपरेशन की सफलता के बाद देश के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी खुद कारगिल पहुंचे। हिंदुस्तान कारगिल की ये लड़ाई जीत चुका था। बचे कुचे पाकिस्तानी कायरो की तरह एलओसी पार करके दोबारा अपनी तरफ भाग गए। बाकी मरे हुए पाकिस्तानी सिपाहियों की बॉडी लेने से खुद उनके आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ ने मना कर दिया कि ये उनके सिपाही नहीं हैं, जिसके बाद पूरे धर्म कर्म के साथ कुरान पाक को याद करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को दफनाया गया। ये काम किया खुद हिंदुस्तानी सेना के जवानों ने। पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने एक बार फिर गर्दन झुकाई। भारतीय सेना ने उन्हें उनकी जगह दिखाई। 14 जुलाई को अटल जी ने कहा, ऑपरेशन विजय सफल रहा और आखिरकार 26 जुलाई को हमने अपने सारे पोस्ट को दोबारा रिकैप्चर किया और हिंदुस्तान की जमीन पर फिर से तिरंगा लहराया गया। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, जहां एक देश या सरकार ने दूसरे देश या सरकार पर जीत हासिल करी, लेकिन हर रेजिमेंट ने अपने भाई को खोया, अपने साथी को खोया। सलाम है हर उस सिपाही को जिसने भारत माता के लिए कारगिल में लड़ाई की और तिरंगे के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया।
आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।